आज से 2 साल पहले आपने मुझे अपना होटल बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। किसे मालूम था कि वन डे विल बी अ बिग फैमिली। आप सब लोगों का हमारी फैमिली में बहुत बहुत स्वागत। सीरिया साहब। नमस्ते अंकल। खुश रहो बेटा। नमस्कार। इनका एक्साइज और सेल्स टैक्स वाला तीनों फाइल आज सवेरे ही क्लियर करवा। हाँ, अब कहोगे हैप्पी बर्थडे टू यू सर। मगर अब खाली हैप्पी बर्थडे से काम नहीं चलेगा। हर वक्त हाजिर है सर, कभी निराश किया आपको? अब कुनाल ने जो फिल्में करनी शुरू करी तो मैं तो बीच में खिसक लिया। ये कहते मेरा पोता काम बहुत अच्छा कर रहा है। शांत रहिए। राजनीतिक फिल्म थी। उसे सर आंखों पर रखकर हमने बगैर सत्ता के लोभ लालच। आपने भी काफी काम किया। Pakaianmu itu menggelikan. Kau tidak bisa berpakaian dengan sopan. Kau tidak perlu membawa gitar untuk क्योंकि menjadi आपका लगाव जम्मू कश्मीर के साथ बहुत ज्यादा। जम्मू कश्मीर में मेरी पैदाइश है। सुना कादिर दिल्ली चला गया। नमस्कार, इन्हीं की कहानी इन्हीं की ज़ुबानी के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका अपना शमित वीर। दोस्तों, कहते हैं जो अपनी परंपराओं को और अपने माता पिता को किए हुए कार्य को आगे बढ़ाते हैं वही आज नहीं तो कल आसमान को अवश्य छूते हैं। ऐसे ही परंपरा को कायम रखते हुए हमारे जम्मू कश्मीर के बेहतरीन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर रवि केमू जी, जो आज मुंबई नगरिया में अपना नाम कमा चुके हैं। रवि सर नमस्कार। नमस्कार। आपका हमारे जेके चैनल में स्वागत है। थैंक यू। सर, कैसा फील हो रहा है? अरसे वर आप जम्मू कश्मीर अवश्य आते हैं और अच्छे से अच्छे नाटक, टीवी सीरियल या फिल्मों को यहाँ स्पेशल लेकर आते हैं और उनको यहाँ प्रसारित करते हैं, उनकी शूटिंग करते हैं, क्योंकि आपका लगाव जम्मू कश्मीर के साथ बहुत ज़्यादा है। क्योंकि आपके जो पिताश्री हैं उन्होंने ये परंपरा कायम रखी, आगे आप उसको बढ़ा रहे हैं। तो कैसा फील होता है जब जम्मू आते हैं आप? देखिए, जम्मू कश्मीर में मेरी पैदाइश है, मेरी पढ़ाई यहाँ हुई है, ग्रेजुएशन मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से की है। तब तक तो मैं जम्मू कश्मीर को ही देखा था, बाकी दुनिया तो देखी नहीं थी। तो सब कहते हैं कश्मीर जन्नत है, कश्मीर जन्नत है, जम्मू कश्मीर जन्नत है। लेकिन हम कहते हैं क्या जन्नत है, कीचड़ है, ये है, सब है, बाहर शायद अच्छा होगा। लेकिन पूरा दुनिया जहाँ जहाँ किस्मत में था, घूमने के बाद, हिंदुस्तान में पूरा राउंड मारने के बाद, वो एक अंग्रेज़ी में कहावत होती थी जो हमने 10th में पढ़ी, ईस्ट और वेस्ट, होम इज़ द बेस्ट। तो ये मैंने कहा, ये जिसने भी लिखा है उसने सोच समझ के लिखा है, उसने एक्सपीरियंस करने के लिखा है। तो अल्टीमेटली सारे देश में घूमने के बाद, सारी भाषाओं में या सारे कलाओं में जितना भी मैं कर सकता था इस उम्र तक करने के बाद, मुझे लगा कि पहचान तो उसी से होती है जो आपके पैदाइश या जहाँ आपने बचपन गुजारा है, क्या बात है, उसी से होती है। तो ये लगाव मेरे दिल में जो जम्मू कश्मीर के प्रति था, ये आज का नहीं, ये बचपन से था। और ये इसके लिए परत दर परत ये मोटा होता गया, सॉलिड होता गया जितना जितना मैं बाहर घूमा। तो जम्मू कश्मीर के प्रति मेरा लगाव, हालांकि कश्मीर में पैदा हुआ मैं, तो कश्मीर के प्रति ज़्यादा था क्योंकि जम्मू के बारे में कुछ नहीं जानते नहीं थे। जम्मू में इतना ही था कि जब ट्रेन पकड़नी है, जम्मू आना है, ट्रेन पकड़ने निकल जाना है। यहाँ मेरी बुआ रहती थी भगवती नगर में, तो ज़्यादा भगवती नगर मुझे पता था। तो इत्तेफाक ये हुआ कि 2005 में मैं एक सीरीज़ बनाने आया, डॉक्यूमेंट्री बनाने आया, विज चिसूल ऑन मिलिटेंसी एंड थिएटर इन कश्मीर। वो बनाने जब आया तो उसमें जम्मू में आया, हालांकि फिर यहाँ से मैं कश्मीर चला गया। तो दैट वाज द फर्स्ट इंस्टेंस जो मैं 90 के बाद कश्मीर चला गया। 2009 में फिर आया सीरीज़ बनाने के लिए, एक सीरियल था। तो मैं कई दोस्तों से बोला मुझे यार एक्टर वेक्टर चाहिए, कहता जम्मू में कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ कुछ नहीं है। मैं कहा ये कुछ नहीं शब्द तो मैं नहीं मानता, क्योंकि मैं तो ढूंढ लाऊंगा। और मैंने डिग आउट करना शुरू किया। 2009 से लेकर 2021 तक जम्मू के बारे में आई थिंक कि मैं बहुत सारे जम्मू वासियों से ज़्यादा जानता हूँ। क्या बात है, क्या बात है। आज मैं जम्मू का हर इलाका जानता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। जो बड़ा हुआ बटिंडी या सिद्रा की तरफ जो बढ़ गया ये भी जानता हूँ, गुजर नगर कहाँ ये भी जानता हूँ, रूपनगर कहाँ ये भी जानता हूँ, तालाब तिलो कहाँ जाए, पौड़ी कहाँ है, भगवती नगर, ये सारे इलाके को मुझे आज बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। और मुझे लगता है कि उस वक्त जो मैंने काम किया 2009 के बाद में आता रहा, जब भी मेरे को मौका मिलता रहा तो मैं आज सीधा जम्मू कश्मीर की तरफ आता हूँ। आज भी मैंने कई प्रोड्यूसर को बोला रखा है कि भाई अब जो मैं काम करूँगा वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के बारे में होगा। जम्मू कश्मीर की कहानी होगी,
क्योंकि जम्मू कश्मीर को बॉलीवुड ने आज तक जम्मू कश्मीर के ऊपर कोई ऐसी कहानी बनाई नहीं। जम्मू कश्मीर सिर्फ एक हनीमून डेस्टिनी रहा शूटिंग है, स्पॉट। शूटिंग रोमांटिक सॉन्ग्स के लिए। हीरोइन आती थी, शिकारे में बैठती थी, घूमती थी, गाने गाए, ख़त्म। पहली फिल्म थी जो शायद भद्रवा में बनी थी, इसका नाम था नूरी। लेकिन कश्मीर जम्मू की अपनी हिस्ट्री है। उसके बाद काफ़ी प्रोपेगेंडे हुए और वहाँ द्वारा कोई शूटिंग ना हुई। हाँ, वो तो आपको पॉलिटिकल सिनेरियो सब ज़्यादा मालूम है कि सारा बहाव जो था वो कश्मीर की तरफ ही गया, जम्मू को बिल्कुल इग्नोर किया गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सब जानते हैं। आज शूटिंग वाले जम्मू एरिया में जब शूटिंग करने आते हैं तो शूटिंग के लिए जम्मू में ख़ासतौर पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 5 स्टार होटल नहीं है, 7 स्टार होटल नहीं है, चाहे भद्रवाह जाओ, किश्तवाड़ जाओ, रामबन जाओ, रियासी जाओ, पुंछ जाओ, कहीं भी जाओ, या जम्मू में भी रहो। तो जब आप सड़कें नहीं हैं, वो बिजली तो अभी भी प्रॉब्लम है। जम्मू जैसे शहर में, इस घर में जहाँ मैं रहता हूँ, पिछली बार मैं कोविड में फंसा था तो रोज़ मैं बिजली वालों को तंग करता था। क्यों गई? मैंने तो चार्ट बना के दिया, मैं 10 मिनट के लिए आती है, 20 मिनट के लिए चली आती है। क्यों? सारा हिंदुस्तान डेवलप हो गया यार, जम्मू कश्मीर पिछड़ा क्यों रह गया? ये जम्मू वासियों के लिए भी और कश्मीर वासियों के लिए भी एक चेतावनी है। क्यों? जम्मू कश्मीर एक ऐसा स्टेट है जो आम स्टेटों से मुख्तलिफ है। यहाँ एक ज़बान नहीं है, एक कल्चर नहीं है, एक लैंग्वेज नहीं है, एक भाषा नहीं है, एक खाने की खुराक नहीं है। क्या बात है। ये एक गुलदस्ता है क्या बात है। जिसमें हर तरह का फूल समाया हुआ है। रवि सर, मोतीलाल कीमू एक महान हस्ती हमारे जम्मू कश्मीर में रही हैं और आज वो स्वर्ग में हैं। उनकी कार्यप्रणाली, उनकी जो शैली, उसको आप आगे बढ़ा रहे हैं। वो फोक पर बहुत ध्यान देते थे। उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर और प्रॉपर कश्मीर का जो कल्चर है, अगर किसी ने पूरी दुनिया में उसको पहुंचाया है तो वो मोतीलाल कीमू जी थे। और उसी की परंपरा को आप आगे बढ़ा रहे हैं। तो आपको कैसा फील होता है जो अपने माता पिता की और अपनी विरासत को आगे बढ़ाते हुए? देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। कीमू साहब भी जब आए जम्मू कश्मीर में, वो बड़ौदा से ट्रेनिंग करके आए। हो सकता है उसने भी दुनिया बाहर देखी थी, तो उसको भी ये लगा कि यार जो मेरी भाषा है, जिस एरिया को मैं बिलोंग करता हूँ, उसका जो थिएटर है वही मेरी पहचान है। क्योंकि बाकी किसी भी भाषा में मैं करूँ वो मेरी पहचान नहीं हो सकती, क्योंकि वो मुझे सीखना है, उसके साथ मुझे ग्रो करना है। तो जब वो आए तो उन्होंने बांडपत्र को पकड़ा। अब बांडपत्र में क्या है? बांडपत्र या कोई भी फोक शैली जो किसी भी प्रदेश की है, वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है। ये लोगों को बहुत गुमराह करते हैं लोग, एंटरटेनमेंट बकवास। अरे इट इज़ एजुकेशन वाया एंटरटेनमेंट। क्यों? अगर आप बांडपत्र के पूरे 12 प्ले देखोगे तो आपको पता लगेगा कि हिस्ट्री में भी कुछ, हिस्ट्री कैसे गुजरी है, कितने निज़ाम आए हैं कश्मीर में, कलाकार कैसे चेंज हुए हैं, रहन सहन और सोशल स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ है, समाज में कैसे बदलाव आए। जैसे उस वक्त तो करते थे बूहरी पत्र या बकरवाल पत्र, जो एक बकरवालों पे तंज है या बूहरियों पे तंज है, हंसों पे तंज है। अब वो सारे समाज एजुकेटेड हो गए। अब तंज करोगे तो वो वापस रिटेलिएट करते, भाई अब हम ऐसे नहीं हैं। तो डेफिनेटली बांडपत्र में भी बदलाव आएगा। ऐसा नहीं कि वैसे रहेगा जो 10,000 साल पहले था। क्यों? क्योंकि ये लोगों के साथ, लोगों के आम जीवन के साथ हर शैली जुड़ी होती है। तो जब हर शैली जुड़ी रहती है लोगों के साथ, तो वो जैसे जैसे लोग बदलते हैं वैसे वैसे वो शैली में भी चेंज आता रहता है। तो कीमू साहब ने जिस वक्त पकड़ा उस वक्त ऑलमोस्ट गायब हो गया था। तो उन्होंने आई थिंक 50 से वापस चालू किया। उन्होंने वापस जाके ढूंढा, इनको सिखाया, बढ़ाया। उस वक्त शायद 4 या 5 ग्रुप थे जो एक्टिव थे थोड़ा थोड़ा। आज तो 100 में है। क्या बात है। मैं जब NSD गया तो मैं जब वापस आया तो मैंने भी वही पहचान हुई। मैंने कहा यार वापस जाओ तो शनाख्त तो वही बनेगी, आइडेंटिटी वही से बनेगी जो आपको करना है। अब पूरे साल मत करो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दुनिया में करने के लिए, लेकिन एक हिस्सा जो है साल में 3 महीने 4 महीने जो इस परंपरा को जीते रहो, क्योंकि ये भी बढ़ावा देना है, ना सिर्फ परंपरा बल्कि मॉडर्न जो नए बच्चे आते हैं बिल्कुल उनको भी पता लगे, उनको भी ग्रो करना है। क्यों? वो अगर आप 20 बच्चों को एक साल में सिखाते हो तो शायद 2 भी अगर अटक गए उसमें तो परंपरा आगे बढ़े। आपका सिखाना सफल हो गया। वरना एंटरटेनमेंट के चक्कर में सब लोग पैसा कमाने जाएंगे और नाम कमाने जाएंगे और परंपरा को भूल जाएंगे और बाद में ये महसूस करेंगे कि हमारी तो कोई पहचान ही नहीं है। क्योंकि उस एंटरटेनमेंट में पहचान तभी तक है जब तक आप सिल्वर स्क्रीन पे दिखते हो। रवि सर, कल्चर
और अपनी जो परंपरा है ये एक पुल का काम करती है दूसरे शहर के साथ, दूसरे देश के साथ, दूसरे राज्य के साथ। तो आपको बाहर जाने का भी मौका मिला होगा, तो क्या आप यही फोक को इंट्रोड्यूस किया आपने बाहर जाकर? मैंने फोक एज सच इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट फोक एलिमेंट्स जो होते हैं, जैसे एक भांड पत्थर है, उसमें जो एलिमेंट्स है, मस्करी है, म्यूज़िक है, गायकी है, कुछ धुनें हैं, कुछ कैरेक्टर्स है। जैसे केमू साहब ने नए मॉडर्न प्लेज लिखे, उन्होंने उन एलिमेंट्स को भी इस्तेमाल किया प्लेज में। तो केमू साहब के मैंने बहुत सारे प्ले बाहर किए जिसमें ये सारे एलिमेंट्स, जैसे तोता और आईना या बांट दुहाई या तृणु करके ये कई नाटक जो थे हमने किए। क्योंकि डायरेक्ट जो पत्थर है, जैसे आर्मिन पत्थर जिसमें आप भी जुड़े हुए थे, बांट दुहाई में भी आप जुड़े हुए थे, तो आप तो मेरे जितने भी जम्मू में प्ले हुए हैं, चाहे वो केमू साहब के लिखे थे या मेरी खुशनसीबी है कि मुझे आपने अपने साथ ही रखा। हाँ, तो ये तो मैं इस लिए फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने भी अपनी एक छोटी मोटी टीम बना के रखी है, जिन पे मुझे विश्वास है। कभी भी आता हूँ, फ़ोन करता हूँ, आजा भाई कुछ करने जा रहे हैं, करते हैं, निकल जाते हैं। तो जब बाहर के देशों में होता है, वहाँ जब वो हमें ले जाते हैं कि देखो हमारे यहाँ ये है, तो हमें मौका मिलता है ये बताने के लिए कि मेरे यहाँ भी ये है। वरना हम ऐसे बुद्धू की तरह देखते रहेंगे, ले आपके यहाँ ये, आपके यहाँ ये, आपके यहाँ ये। हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ भी खजाना है, लेकिन सवाल ये खजाने का ढक्कन उठा के देख लो, उसको दिखाने वाला चाहिए, उसको परखो, और जो करने वाला है उसको प्रोत्साहन दो, ताकि जो उसने संभाल के रखा अभी तक। क्योंकि मैंने देखा यहाँ पर जम्मू में ख़ास तौर पे ये जो फोक एक्टर है हमारे, जो कुछ करते गाने बजाने, उनकी इज्जत नहीं करते आप लोग यहाँ। ये जम्मू वासियों के लिए बहुत शर्म की बात है कि आप गाने बजाते हो, ढोल बजाते हैं। जैसे कल मैं वहाँ गया था माता वैष्णो देवी, रास्ते में मैंने ढोल बजाते वाले देखे, बेचारे बजा रहे थे, भीख मांग रहे थे ऑलमोस्ट। और मैंने बोला दान पात्र में तो सब डालते हैं यार, ये तो आर्टिस्ट है, ये कलाकार है, इसको कौन देगा? क्योंकि आप खुद कलाकार थे, इसलिए आपने ढोल बजाना जिंदा रखा है ना, माता जी के चरणों में ढोल बजा रहा है, कम से कम कुछ तो कलाकारी तो कर रहा है ना। तो ऐसे कई जगह पे थे कलाकार। मैंने बोला भाई कोई भजन गा रहा था, तो जिनको लोग इग्नोर कर रहे थे। तो ये इग्नोर करने वाली बात नहीं है, ये वो वहाँ पर सोचने की बात है कि ये इस आदमी ने जो कला रखी है जिंदा रखी। बाकी तो टेप रिकॉर्डर पे फिल्मी गाना तो चलता ही रहता है। माता वैष्णो देवी में भी भजन तो चल रहा है, चाहे वो साउथ की हो चाहे कहीं के भी, वो तो लाइव चल रहा है। आपने कैसेट लगाया, पेन ड्राइव लगाया, ये चल रहा है, सारी दुनिया सुन रही है। लेकिन जो लाइव गा रहा है वो कलाकार है, वो और आपके प्रदेश का कलाकार है, बाहर से नहीं आया वो। तो वो डोगरी में हमारे कल्चर को, बाहर के आने वालों को हमारा कल्चर को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो उनको परखना, उनको प्रोत्साहन करना, उनको सपोर्ट करना है, तो वो ये कला जिंदा रखेंगे। वरना वो भी बच्चे को बोलेगा छोड़ो यार, मैंने तो भीख ही मांगा, तो ये तो वो भी नहीं मिलेगा। केमू सर, ये था जम्मू कश्मीर और जम्मू के इदारे में जो जितना भी हो सके आपने काफ़ी काम किया है। अब बात करेंगे बॉलीवुड की। आपने भी काफ़ी काम किया है और बेशुमार काम किया, इसमें दो राय नहीं। आपने उसके साथ साथ फिल्म नगरी में भी आपने अपने कल्चर को, अपने जम्मू कश्मीर को नहीं भूला। बिल्कुल नहीं भूला। तो वो कैसे वहाँ तक सफ़र तय हुआ? देखिए, हम ये कहते हैं, मेरा ये कहना है कि हो सकता है जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मेरी जर्नी में ऊपर वाले ने कई सारे मोड़ खुद ही डाले। आम भाषा में कहता है कि कोई भी बच्चा अपना डेस्टिनी खुद ढूंढता है कि मुझे बड़ा होकर डॉक्टर बनना है, मुझे ये करना है। मैं कई बार सोचता हूँ कि मेरी डेस्टिनी मेरे जम्मू कश्मीर ने डिसाइड कर। क्या बात है। जब मैं ग्रेजुएशन किया तो मुझे NSD जाने का मौका मिला था 75 में। 75। चूँकि जिस रिलीजन या जिस कम्युनिटी को मैं बिलोंग करता हूँ वो माइनॉरिटी में आती है कश्मीर में। तो उस वक्त जो सेक्रेटरी थे, नाम नहीं लूँगा मैं, उन्होंने मुझे बोला, जबकि मेरा सिलेक्शन NSD में हुआ था, उन्होंने बोला हम 2 हिंदू लोगों को स्कॉलरशिप नहीं दे सकते। उन्होंने एक को ही दे दिया स्कॉलरशिप, लड़की थी वो मेरा स्कॉलरशिप कैंसिल कर दिया। तो ये पहले डेस्टिनेशन है। दिस इज विक्टिम ऑफ बीइंग ए कश्मीरी पंडित इन कश्मीर। चलो ठीक है, 1 साल हमने और वेट किया, हमने डायरेक्ट NSD में अप्लाई किया, उनकी स्कॉलरशिप लेके हम चले गए। उसके बाद हम जब फोक थिएटर करने आए, तो जब फोक थिएटर कर रहे हैं तो उस वक्त ये कहा गया कि दिस पंडित यहाँ पर हिंदुइज्म रिवाइव करने आ रहा है। क्यों? क्योंकि सिटी वाले लोग, सिटी में जो दूसरी कम्युनिटी के लोग रहते हैं हिंदुओं को छोड़ के, उनको लगता है हम वाइट कॉलर जॉब वाले हैं, क्योंकि वो भांडों की इज्जत नहीं करते।
हम तो छोड़ो, हम पंडित है या कुछ भी है यार, हमारा तो कोई धर्म नहीं है, हमारी इज्जत करो नहीं करो। लेकिन जो भांड है इनकी इज्जत नहीं करते हैं। अब मैं भांडों के इंटरव्यू दिखाऊंगा, वो कहते हैं कि हमको तो ऐसा ट्रीट किया जाता है जैसे पता हम दूसरे ग्रह से आए हुए हैं। हम जब दूरदर्शन के दरवाजे पे देते थे, चलो चलो तुम तो भांड हो, तो भांड होना कोई गुनाह है? हमारे कल्चर को उन्होंने जिंदा रखा हुआ है। हाँ, जिंदा रखा हुआ। और उनकी कमाई पे बहुतों ने घर बनाए, बहुत ने कमाई हुई इसमें दो राय। उनकी कलाकारी पे बहुतों ने घर बनाए, लेकिन उनकी इज्जत नहीं। एनीवे, यहाँ मोड़ चला गया, मैं एनएसजी की तरफ चला गया। एनएसजी से करने के बाद मैं साउथ पहुंचा, साउथ से फिर लखनऊ पहुंचा, लखनऊ से फिर वापस जब बम्बई आने की, मतलब बम्बई तो नहीं आने की सोच रहा था, कश्मीर आने की सोच रहा था, तो हालात ऐसे हुए कि वहाँ मेरे बहुत उनको छोड़ना पड़ा, कश्मीर ही छोड़ना पड़ा। बच्चे भी मेरे निकल गए, सभी निकल गए, जबकि मेरा बेटा तो बरनाल स्कूल में पढ़ रहा था उस वक्त, छोटी कुनाल जो है। तो एनीवे, तो अब तो ये था कि और कहीं जा नहीं सकते भाई, अब जाएंगे कहाँ? अपने वतन में तो जा नहीं सकते। जम्मू तो मेरी पहचान नहीं थी, लैंग्वेज नहीं थी, खुराक नहीं थी, कश्मीर में जा नहीं सकता। तो मैं फिर बम्बई में सेटल हो गया। तो मैंने वहाँ नाटक भी शुरू कर दिया, टेलीविज़न भी करना शुरू किया, फिल्मों में भी काम किया। फिल्मों में भी काम किया। फिर तो जो है जहाँ जहाँ राह मिले वो करते। लेकिन उसके बाद जब 2005 के बाद थोड़े हालात सुधर गए, तो मैंने कहा जी चलते रहो। अब देखिए, लगाव कश्मीर से ऐसा है कि जब मैं 87 में शाम बेनेगल के पास काम कर रहा था, तो 2 कहानियाँ मिली हमें कथा सागर में करने के लिए, गोगोल का ओवरकोट। तो मैंने कहा चलो सर ये कश्मीर चलेंगे। उन्हें बोला कर सकते हैं, मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं। कहते तुम जाओ करो सब। मैं गया, हमने 2 कहानियाँ शूट करी, सारे एक्टर उधर से ले लिए। कंगन में शूट किया था, ओमपुरी को मिलाया नंबर 1। उसके बाद गुलगुलशन गुलफाम, सारे उनके बाद चलो यार गुलगुलशन गुलफाम उधर ही करने चलते हैं, ले आया। उसके बाद मैंने शिनाख्ती कार्ड अपनी 3 कहानियाँ करी, वहाँ करी। उसके बाद मैंने दहलीज करके जम्मू में किया। मैंने दूसरा सीरीज़ था हमारे गांव कोई आएगा, वो सनासर में किया। सारे एक्टर इधर के, सारे टेक्नीशियन इधर के, सारा इक्विपमेंट इधर। बिल्कुल इसमें तो ये मेरा कंट्रीब्यूशन अपने शहर में, क्योंकि आप हमारे जम्मू कश्मीर को काफ़ी, इसीलिए मैं बोल रहा था कि आप हिमाचल भी जा सकते थे, वहाँ पर भी ऐसा वातावरण है, पर आपका लगाव जो है अपने वतन, जिसे हम कहते हैं कि जहाँ पर हमारी पैदाश हुई हो, जहाँ पर हमें अपना कल्चर मिला हो, जहाँ पर अपनी भाषा से प्यार हो, तो उसको बाहर तक पहुँचाना ये आपकी बहुत, क्योंकि आपके पिताश्री का ये काम था। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था कि अपनी परंपराओं और अपने माता पिता को, कार्य को आगे बढ़ाते हुए। रवि सर, राजनीतिक फिल्म थी, उसमें भी आपने बहुत अच्छा किरदार निभाया था, तो वो कैसे उन्होंने वो रोल? नहीं, सिर्फ राजनीति नहीं, जो राजनीति का कास्टिंग डायरेक्टर था उसको कहा गया कि यार एक ऐसी पर्सनैलिटी चाहिए जो एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट लगे। तो अर्चना कहो, गुड गिफ्ट कहो, बैड गिफ्ट कहो, हमारी पर्सनैलिटी में ये है कि जितने मैंने रोल किए, नहीं सिर्फ राजनीति नहीं, जितनी भी फिल्में करी मैंने एज एन एक्टर, सब में रईस और इंटेलेक्चुअल का लुक दिखाया। तो मैं तो सीधा प्रोड्यूसर को पूछता भाई 3 पीस सूट पहनना है क्या, टाई पहनी है, क्योंकि हाँ जी लिमोजिन से उतरना है। अब उनको बोले यार मुझे शराबी का रोल दो, ऑटो लगे, तो आप तो लगते नहीं हो, क्योंकि आपका जो चेहरा है, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो लगती है रिच मैन दलाल्टीन। तो जितने मेरे हिस्से में आते हैं वो वही आते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट, रिच मैन, बाप। इतना ही नहीं, अभी मैं इसी महीने जा रहा हूँ दार्जिलिंग। एक आदमी है जो सत्यजीत रे की एक कहानी है, उससे फिल्म बना रहा है बंगाली में। उसमें एक रईस मारवाड़ी है जिसके पास हीरे जवाहरातों के म्यूजियम है और कम से कम 21 उसके पास टी एस्टेट है। उसने मेरे को वहाँ से फ़ोन किया, क्या बात, कहता सर मुझे कैमरामैन ने रिकमेंड किया आपका नाम, तो मैंने आपके गूगल पे देखा, इस पे देखा, यू आर द फिट कैरेक्टर। तो ये मतलब ऊपर वाली की देन है कि हमें शायद दूसरों की नज़र से इतनी खूबसूरत पर्सनैलिटी है जिसे लोग काम देते हैं, वरना एक्टर ऐसे एक्टर कोई नहीं देता, सिर्फ पर्सनैलिटी को काम देते हैं। बाद में हमें उस पर्सनैलिटी को थोड़ा सा मसाला डाल के एक्टिंग भी करनी पड़ती है। तो ये ऊपर वाली की देन है। तो रवि सर, तीसरी पीढ़ी आपकी इस लाइन में, क्योंकि काफ़ी फ़ख्र होता है ऐसी शख्सियत को कि आगे ऐसी पर्सनैलिटी, उनको ऐसे सपुत्र मिले, और आगे आपके भी वही परंपरा आगे कायम। आपके कुणाल बेटा हैं, कुणाल कीमू, उन्होंने काफ़ी परंपरा रखी है, काफ़ी फिल्मों में काम कर रहे हैं और काफ़ी नाम कमा रहे हैं। तो कैसा फील होता है जब बेटा आपका अच्छी अच्छी फिल्मों में काम करता है?